जुड़े हुए जो हमारे बिहार के प्रमुख लोग हैं, हमारे अधिकारी हैं, हम माननीय विभिन्न विभागों के मंत्री हैं, उनके साथ हम सब विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं कि बजट में कुछ अच्छी बातों का कैसे हम प्रावधान कर सकते हैं और बिहार के विकास के लिए तो उस विभाग से और क्या बेहतर कराया जा सकता है, ये चर्चा होती है और डिफरेंट सेक्टर के लोगों का इसमें व्यूज आता है। तो फिर आने वाले दिनों में फिर बिहार के विकास के लिए जो हम सब तैयारी करते हैं उसमें हमें काफ़ी मदद मिलती है। पशुपालन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी और कृषि विभाग के मंत्री अमरेंद्र प्रताप सहित अन्य विभागों के मंत्री और आला अधिकारी बैठक में भाग ले रहे हैं। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण 6 फरवरी से शुरू होगा। इस चरण के फ्रंट लाइन वर्कर्स का निबंधन जारी है। निबंधन की अंतिम तिथि 7 फरवरी निर्धारित है। इस चरण के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स की श्रेणी में पुलिसकर्मी, सेनाकर्मी, होमगार्ड, जेल कर्मी, आपदा प्रबंधन कर्मी, सिविल डिफेंस, राजस्व कर्मी और नगर निकाय के सफाई कर्मी शामिल है। प्रदेश में अब तक 2,62,784 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। पिछले 24 घंटों में 40,462 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। टीका लेने वाले किसी भी व्यक्ति को टीके के प्रतिकूल प्रभाव की सूचना नहीं है। इधर राज्य में कोविड टीकाकरण जारी है। बेगूसराय टीकाकरण अभियान में पहले स्थान पर है। जिले में 19 स्थानों पर टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। ये जानकारी देते हुए जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर हरिराम कुमार ने बताया कि टीका लगवाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों में उत्साह है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों का टीकाकरण हो चुका है वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जो हमारा कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है पूरी तरह से तैयार होके, जितना उसका क्राइटेरिया है कि मैंने ऑब्जर्वेशन रूम, वैक्सीनेशन रूम, वेटिंग रूम सब अच्छे ढंग से चल रहा है। शुरू किया गया था 8 साइट पर, फिर 16 साइट पर हुआ और अब 19 साइट पर हो रहा है और हम लोग शुरू से ही पूरे बिहार में टॉप करते आ रहे हैं। मेरा 19 तारीख का आया था, 19 जनवरी का इंजेक्शन लिए, कोविड का मैसेज आया था मेरे मोबाइल पे लिए। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है और काम वर्क करते रहते हैं डेली। उसमें मेरा कोविड में इंजेक्शन में भी ड्यूटी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोगों से अपील है कि आप लोग भी मैसेज जाने के बाद इंजेक्शन लीजिए और सही समय पे आइए। बक्सर सदर अस्पताल में टीबी के मरीजों की जांच के लिए सीबी नेट मशीन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे टीबी से ग्रसित और संभावित मरीजों की जांच और इलाज में काफी सहूलियत हो जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि इस नई सुविधा से टीबी के मरीजों का काफी कम खर्च में और सफल इलाज आसान हो जाएगा। गरीबों को बहुत सुविधा यह होती थी कि यहाँ बलगम जांच हो जाता था। अब उसमें निगेटिव होने के बाद में उसके एक्सरे के जरूरी होता था उसकी डायग्नोस करने के लिए। तो इसके लिए सदर हॉस्पिटल बक्सर यहाँ से 6 किलोमीटर जाना वो गरीब तत्व को बहुत खर्च होता था। इसके तहत अब वो गरीब को यहाँ बहुत भलाई भी होगा। गत रविवार को मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवान की प्रियंका पांडे का देश की विभूतियों से जुड़े स्थलों से प्रेरणा लेने के लिए जिक्र किया था। देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि सिवान जिले के जीरादेई का जिक्र करने से सिवान के साथ प्रियंका पांडे अब परिचय की मोहताज नहीं रही। बहन प्रियंका पांडे जी का 23 साल की बेटी प्रियंका जी हिंदी साहित्य की विद्यार्थिनी है और बिहार के सिवान में रहती है। प्रियंका जी ने नमो ऐप पर लिखा है कि वो देश के 15 घरेलू पर्यटन स्थलों पर जाने के मेरे सुझाव से बहुत प्रेरित हुई थी। इसलिए 1 जनवरी को वो एक जगह के लिए निकली जो बहुत खास थी। वे जगह थी उनके घर से 15 किलोमीटर दूर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पैतृक निवास। प्रियंका जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि अपने देश की महान विभूतियों को जानने की दिशा में उनका ये पहला कदम था।
प्रियंका जी को वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें मिली, अनेक ऐतिहासिक तस्वीरें मिली। वाकई प्रियंका जी, आपका यह अनुभव दूसरों को भी प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री के मन की बात में प्रियंका पांडे अपने नाम का जिक्र आने से काफी गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। प्रियंका का कहना है कि देश के महान विभूतियों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जहां स्थानीय पर्यटनों के अलावा देश के अन्य हिस्सों और विदेशों से भी लोग वहां पहुंचकर प्रेरणा ले सकें। 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बातों में, अपने वक्तव्य में उनका नाम लिया था और वो खास शख्स हैं प्रियंका पांडे। प्रियंका पांडे अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप लगातार घूमती रही हैं, राजेंद्र बाबू के घर गई थी, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने की है। क्या खास पाया वहाँ पे, उस जगह पे क्या आपने? जी देखिए, जब भी हम किसी भी महान व्यक्तित्व की जन्मस्थली या उनसे जुड़ी किसी भी घटनास्थली पर जाते हैं तो वहाँ से बहुत कुछ प्रेरणादायी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और यहाँ भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। खास करके हमारे जो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनकी पैतृक निवास स्थल पर मुझे उनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबों की कुछ स्मृतियाँ मिली। सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित हुई उनके कुछ कोटेशंस थे जो मुझे पूरे जोश के साथ मेरे मन में एक नई ऊर्जा और नई उमंग का संचार किया। अभी रोड का उतना कोई खास डेवलपमेंट उधर नहीं दिखा मुझे, और मुझे लगा कि 1 जनवरी है, काफ़ी बहुत भीड़ भाड़ वाला माहौल होगा, बहुत बच के निकलना होगा, खूब ढेर सारे दुकान होंगे वहाँ पर, अच्छा लगेगा। लेकिन सर रियलिटी ये थी कि वहाँ कोई दुकान नहीं था, कि यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए था। इनफैक्ट अब घरेलू पर्यटकों को तो सर हम आकर्षित तो करते हैं, अभी स्थानीय लोगों के साथ साथ कुछ अन्य जगहों से भी यहाँ लोग आए, मेरी यही सर तमन्ना है। देखिए, डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई विदेशी पर्यटक यहाँ आएगा तो कुछ मूलभूत सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए, तो उसकी थोड़ी कमी मुझे नजर। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो बातें बताई और आपका नाम लिया, इस नाम के बाद कई सम्मान आपको मिलने लगे? अपने गांव में भी आपको सम्मानित किया गया है। मैं दिल से अपने वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और गया के दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को एक नया आयाम दिया गया है। नई तकनीक के माध्यम से यहां पंजीकृत पाठक कम समय में किताबों को निर्गत कराने के साथ साथ कहीं से भी उसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। एक रिपोर्ट। गया स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय CUSB ने पुस्तक प्रेमियों के लिए एक अनूठी पहल की है। यहाँ के पुस्तकालय में थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे के निशान की मदद से पंजीकृत पाठक अपनी मनपसंद किताबों को पलक झपकते इशू करवा सकते हैं। विश्वविद्यालय परिसर में इस प्रणाली का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर हरीशचंद्र सिंह राठौर ने खुद को बायोमेट्रिक सिस्टम की मदद से पंजीकृत करवाते हुए किया। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर राठौर ने माई लॉफ्ट एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर फॉर रिमोट एक्सेस ऑफ ई-रिसोर्सेज का उद्घाटन भी किया। नई सेवाओं के शुरू होने से अब यहाँ के पाठक ऑनलाइन भी किताबों और शोध पत्रों का अध्ययन कर सकेंगे। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर राठौर ने कहा कि इस नई प्रणाली से पंजीकृत पाठकों को कम समय में किताबें उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की मदद ली गई है। Is known by the academic activities that are performed in that institution, and the hub of that academic activity, the reservoir of knowledge of that institution, is the library. If your library is rich but not accessible, if your library is having hundreds and thousands of journals, but you find difficulty in locating what you really need, then it amounts to wastage of academic time, which otherwise would be utilized. इस नई प्रणाली से अब इस विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो गई है और अब इसका लाभ यहां आने वाले पाठकों को मिलेगा। दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान देश के लिए प्रेरणा स्रोत। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद विभिन्न विभागों के साथ कर रहे हैं बजट पूर्व चर्चा। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण 6 फरवरी से। और बक्सर सदर अस्पताल में टीबी जांच के लिए सीबी नेट मशीन की सुविधा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियां मुल्क के लिए काबिल तरगीब। नायब वज़ीर आला तारकिशोर प्रसाद मुख्तलिफ महकमों के साथ कर रहे हैं बजट से कबल तबादला ख्याल। मुल्क में कोरोना टीकाकारी का दूसरा मरहला 6 फरवरी से। और बक्सर अस्पताल में टीबी जांच के लिए सीबी नेट मशीन की सहूलत। नाज़रीन आदाब और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमर शहीद मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियाँ मुल्क के लिए काबिल तरगीब हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आज उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा सदी तकरीब का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इफ्तिताह करते हुए कहा कि आज मुल्क जब अपनी आज़ादी के 75वें साल में दाखिल हो रहा है, ऐसे में इस तरह का इनेकाद अहमियत का हामिल है। देवरा बाबा की धरती पर हम चौरी चौरा के महान लोगन का स्वागत करत बाटी और आप सबै के नमन करन बाटी। शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन भी उपस्थित है। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार आज ऑनलाइन भी जुड़े हैं। आप सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, आदर करता हूं। साथियों, 100 वर्ष पहले चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक आगजनी की घटना, एक थाने में आग लगा देने की घटना सिर्फ नहीं थी। चौरी चौरा का संदेश बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था। अनेक वजहों से पहले जब भी चौरी चौरा की बात हुई,
उसे एक मामूली आगजनी के संदर्भ में ही देखा गया। लेकिन आगजनी किन परिस्थितियों में हुई, क्या वजह थी, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आग थाने में नहीं लगी थी, आग जन जन के दिलों में प्रज्वलित हो चुकी थी। चौरी चौरा के ऐतिहासिक संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है, उससे जो जुड़ा हुआ प्रयास हो रहा है, वो प्रशंसनीय है। मैं योगी जी, उनकी पूरी टीम को इस काम के लिए बधाई देता हूं। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने चौरी चौरा सदी तकरीब के सिलसिले में महकमा डाक की जानिब से एक डाक टिकट भी जारी किया। रियासत में माली साल 2021-22 के लिए बजट से मुताल्लिक महकमा जाती मीटिंग करके तबादला ख्याल किया जा रहा है। नायब वज़ीर आला और वज़ीर मालियात तारकिशोर प्रसाद आज ज़राअत और मवेशी परवरी समेत दीगर महकमे के अफसरान के साथ मीटिंग कर रहे हैं। नायब वज़ीर आला तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि मुख्तलिफ महकमों और मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ तबादला ख्याल करके बजट को हतमी शक्ल दी जा रही है। जो आम बजट है उसके पूर्व विभिन्न विभागों के साथ बैठकर और उससे जुड़े हुए जो हमारे बिहार के प्रमुख लोग हैं, हमारे अधिकारी हैं, हमारे माननीय विभिन्न विभागों के मंत्री हैं, उनके साथ हम सब विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं कि बजट में कुछ अच्छी बातों का कैसे हम प्रावधान कर सकते हैं और बिहार के विकास के लिए तो उस विभाग से और क्या बेहतर कराया जा सकता है, ये चर्चा होती है और डिफरेंट सेक्टर के लोगों का इसमें व्यूज आता है। तो फिर आने वाले दिनों में फिर बिहार के विकास के लिए जो हम सब तैयारी करते हैं उसमें हमें काफ़ी मदद मिलती है। महकमा मवेशी परवरी के वज़ीर मुकेश सहनी और महकमा ज़राअत के वज़ीर अमरेंद्र प्रताप समेत दीगर महकमों के वज़रा और आला अफसरान मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। बजट है, बजट पर विचार विमर्श हुआ। रियासत में कोरोना टीकाकारी का दूसरा मरहला 6 फरवरी से शुरू होगा। इस मरहले के फ्रंट लाइन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन जारी है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 7 फरवरी तय है। इस मरहले के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स के ज़ुमरे में पुलिस अमले, फ़ौजी मुलाजमीन, होम गार्ड, जेल मुलाजमीन, आफात इंतज़ामिया मुलाजमीन, सिविल डिफेंस, महसूलात मुलाजमीन और शहरी बल्दियात के सफाई मुलाजमीन शामिल हैं। रियासत में अब तक 2,62,784 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। गुज़श्ता 24 घंटों में 40,462 सेहत मुलाजमीन को टीके लगाए गए। टीका लेने वाले किसी भी शख्स के अंदर टीके के मनफी असरात की खबर नहीं है। इधर रियासत में कोविड टीकाकारी जारी है। टीकाकारी मुहिम में बेगूसराय पहले मकाम पर है। ज़िले में 19 मकामात पर टीकाकारी मरकज़ बनाए गए हैं। ये जानकारी देते हुए ज़िला इम्यूनाइजेशन अफसर डॉक्टर हरे राम कुमार ने बताया कि टीका लगवाने के लिए सेहत मुलाजमीन में जोश खरोश है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों की टीकाकारी हो चुकी है वो पूरी तरह सेहतमंद हैं। जो हमारा कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है पूरी तरह से तैयार होके, जितना उसका क्राइटेरिया है कि मैंने ऑब्जर्वेशन रूम, वैक्सीनेशन रूम, वेटिंग रूम सब अच्छे ढंग से चल रहा है। शुरू किया गया था 8 साइट पर, फिर 16 साइट पर हुआ और अब 19 साइट पर हो रहा है और हम लोग शुरू से ही पूरे बिहार में टॉप करते आ रहे हैं। मेरा 19 तारीख का आया था, 19 जनवरी का इंजेक्शन लिए, कोविड का मैसेज आया था मेरे मोबाइल पे, लिए उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है और काम वर्क करते रहते हैं डेली। उसमें मेरा कोविड में इंजेक्शन में भी ड्यूटी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोगों से अपील है कि आप लोग भी मैसेज जाने के बाद इंजेक्शन लीजिए और सही समय पे आइए। बक्सर सदर अस्पताल में टीबी के मरीजों की जांच के लिए सीबी नीट मशीन की सहूलत फराहम कराई जा रही है, जिससे टीबी से मुतासिर और मुमकिन मरीजों की जांच और इलाज में काफ़ी सहूलत हो जाएगी।
सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि इस नई सहूलत से टीबी के मरीजों का कामयाब इलाज काफ़ी कम खर्च में आसानी से हो जाएगा। गरीबों को बहुत सुविधा यह होती थी कि यहाँ बलगम जांच हो जाता था। अब उसमें निगेटिव होने के बाद में उसके एक्सरे के जरूरी होता था उसकी डायग्नोस करने के लिए। तो इसके लिए सदर हॉस्पिटल बक्सर यहाँ से 6 किलोमीटर जाना वो गरीब तत्व को बहुत खर्च होता था। इसके तहत अब वो गरीब को यहाँ बहुत भलाई भी होगा। गुज़श्ता एतवार को मन की बात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सीवान की प्रियंका पांडे का मुल्क की अजीम हस्तियों से वाबस्ता मकामात से तरगीब लेने का जिक्र किया। मुल्क के पहले सदर जमहूरिया देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जाए पैदाइश सीवान ज़िले के ज़ीरादेई का जिक्र करने से सीवान के साथ प्रियंका पांडे अब मोहताज तारुफ नहीं रहीं और बिहार के सीवान में रहती हैं। प्रियंका जी ने नमो ऐप पर लिखा है कि वो देश के 15 घरेलू पर्यटन स्थलों पर जाने के मेरे सुझाव से बहुत प्रेरित हुई थी। इसलिए 1 जनवरी को वो एक जगह के लिए निकली जो बहुत खास थी। वे जगह थी उनके घर से 15 किलोमीटर दूर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पैतृक निवास। प्रियंका जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि अपने देश की महान विभूतियों को जानने की दिशा में उनका ये पहला कदम था। प्रियंका जी को वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें मिली, अनेक ऐतिहासिक तस्वीरें मिली। वाकई प्रियंका जी, आपका यह अनुभव दूसरों को भी प्रेरित करेगा। वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात में प्रियंका पांडे अपने नाम का जिक्र आने से फख्र महसूस कर रही हैं। प्रियंका का कहना है कि मुल्क की अजीम हस्तियों की जहाँ पैदाइश को सयाहती मकामात के तौर पर फ़रोग़ दिया जाना चाहिए ताकि मकामी सयाहों के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों और बैरून मुल्क से भी लोग वहाँ पहुँचकर तरग़ीब ले सकें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बातों में, अपने वक्तव्य में उनका नाम लिया था और वो खास शख्स हैं प्रियंका पांडे। प्रियंका पांडे अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप लगातार घूमती रही हैं, राजेंद्र बाबू के घर गई थी जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने की है। क्या खास पाया वहाँ पे, उस जगह पे क्या आपने? जी देखिए, जब भी हम किसी भी महान व्यक्तित्व की जन्मस्थली या उनसे जुड़ी किसी भी घटनास्थली पर जाते हैं तो वहाँ से बहुत कुछ प्रेरणादायी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और यहाँ भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। खास करके हमारे जो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनकी पैतृक निवास स्थल पर मुझे उनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबों की कुछ स्मृतियाँ मिली। सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित हुई उनके कुछ कोटेशंस थे जो मुझे पूरे जोश के साथ मेरे मन में एक नई ऊर्जा और नई उमंग का संचार किया। अभी रोड का उतना कोई खास डेवलपमेंट उधर नहीं दिखा मुझे और मुझे लगा कि 1 जनवरी है, काफ़ी बहुत भीड़ भाड़ वाला माहौल होगा, बहुत बच के निकलना होगा, खूब ढेर सारे दुकान होंगे वहाँ पर, अच्छा लगेगा। लेकिन सर रियलिटी ये थी कि वहाँ कोई दुकान नहीं था, कि यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए था। इनफैक्ट अब घरेलू पर्यटकों को तो सर हम आकर्षित तो करते हैं, अभी स्थानीय लोगों के साथ साथ कुछ अन्य जगहों से भी यहाँ लोग आए, मेरी यही सर तमन्ना। देखिए, डेवलपमेंट तो ज़रूरी है क्योंकि जब भी कोई विदेशी पर्यटक यहाँ आएगा तो कुछ मूलभूत सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए, तो उसकी थोड़ी कमी मुझे नजर। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो बातें बताई, और आपका नाम? गया के जुनूब बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को एक नई जिहत दी गई है। नई तकनीक के ज़रिए यहाँ रजिस्टर्ड क़ारीन कम वक्त में किताबों का इशू कराने के साथ साथ कहीं से भी इसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। एक रिपोर्ट। गया स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय CUSB ने पुस्तक प्रेमियों के लिए एक अनूठी पहल की है। यहाँ के पुस्तकालय में थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे के निशान की मदद से पंजीकृत पाठक अपनी मनपसंद किताबों को पलक झपकते इशू करवा सकते हैं। विश्वविद्यालय परिसर में इस प्रणाली का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर हरीश चंद्र सिंह राठौर ने खुद को बायोमेट्रिक सिस्टम की मदद से पंजीकृत। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियाँ मुल्क के लिए काबिल तरगीब। नायब वज़ीर आला तारकिशोर प्रसाद मुख्तलिफ महकमों के साथ कर रहे हैं बजट से पत्रों का ध्यान रख सकेंगे। मुल्क में कोरोना टीकाकारी का दूसरा मरहला 6 फरवरी से
और बक्सर सदर अस्पताल में टीबी जांच के लिए सीबी नीट मशीन की सहूलत। और एक पैगाम, कोरोना से बचाव के लिए 2 गज का फासला बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से मास्क लगाएं। आदाब। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रंगोली पांडे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं एक बार फिर से आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम कानूनी सलाह में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार एक नए विषय पे चर्चा करती हूं और आज का हमारा चर्चा का विषय है साइबर अपराध एवं कानून। और इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। आइए मिलते हैं उनसे। ये हैं नित्यानंद मिश्र जी, ये पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज का हमारा विषय है साइबर अपराध एवं कानून। तो मैं चाहूंगी सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि साइबर अपराध आखिर है क्या? रंगोली जी, मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है कि आपने आज के समय और समाज की प्रासंगिकता के अनुसार यह विषय चुना है। जी सर। और आज समाज को